I was lightning before the thunder. देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में जान रहे थे। लास्ट टॉपिक हम लोग का सॉल्युबिलिटी था। पिछले क्लास में हम लोग जो है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में जान रहे थे कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होता क्या है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का जो है वो कैलकुलेशन बताए थे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का अगर कैलकुलेशन हम लोग को करना है तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा जो है वो रिकैप करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल को लेते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल को लेते हैं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल A2B3 है। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल का जो है वो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा 2A और 3B। आपको जानकारी है इस बात की कि जो भी कोफिशिएंट वैल्यू होंगे इसके पास वो आगे चले जाएंगे दोनों को जब ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x, जितना मोल उतना x, ये 3x, जितना मोल उतना x। अब आपको पता है जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर के टर्म को रेज करेंगे, तो डिवाइड ये पावर 2 और यहाँ पर पावर 3। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालना है, K फॉर कांस्टेंट एंड SP फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कहते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 27x⁻3। यहाँ से अगर हम KSP कांस्टेंट यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालना चाहें तो 27 × 4 108 और x⁵। आपको पता है ये x आपका कहलाता है कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। आइदर इट कैन बी रिटन एज मोलैलिटी, ये नॉर्मेलिटी भी नहीं हो सकता है, या फिर मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। मोल फ्रैक्शन जो भी हमारे कंसंट्रेशन का टर्म है इसके जगह पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपका जो है वो KSP दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये दिया हुआ रहेगा आपका। और आपको यहाँ से सॉल्युबिलिटी फाइंड करने को कह सकता है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करने को कह सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग को जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोग 11th में देखे थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग को जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में जानकारी हम लोग को मिला था। तो सॉल्युबिलिटी हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम किसी सॉल्वेंट में जितने हमारे एक्सटेंट सॉल्यूट पार्टिकल के होंगे उस एक्सटेंट को ही हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारा डिसॉल्व होगा, उस डिसॉल्व होने की एबिलिटी, टेंडेंसी को ही हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर हैं। ये जो भी सॉल्युबिलिटी का कंडीशन है ये हमारे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है सॉल्युबिलिटी में। आप इस बात को ऑब्जर्व किए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटता है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में जो है वो आप पानी डाल दीजिए और उसमें नमक या चीनी डाल दीजिए। और नमक या चीनी डालने के बाद आप टेम्परेचर जैसे गैस का नॉब जैसे जैसे बढ़ाते हैं, आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद जो है वो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल आप मिलाए थे वो कुछ देर के बाद खुद ब खुद गायब हो जाता है। लेकिन आप ऑर्डिनरी वाटर लीजिए और ऑर्डिनरी वाटर को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने दीजिए और उसमें जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल डालिए, शुगर या सॉल्ट। और अब देखिए क्या वो आसानी से डिसॉल्व कर जाएगा? नहीं। अगर डिसॉल्व करता भी है तो बहुत समय लगाएगा, डिसॉल्व करता भी है तो बहुत समय लगाएगा और बहुत कम पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। लेकिन जब आप हॉट वाटर लिए थे और उसमें शुगर या सॉल्ट डाले थे, वो कहाँ गया? वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण जो है वो सॉल्युबल आसानी से हो गया। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें
तो सॉल्युबिलिटी का हमारा जो है वो सॉल्युबिलिटी का जो भी हम कंडीशन देखते हैं वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर हमारा सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज करेगा। शुगर और सॉल्ट को ही एग्जांपल लेकर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा शुगर या सॉल्ट अगर वाटर में मिलाते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो खुद ब खुद सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर इज अ फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर अगर हाइयर होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो फिर पूछिएगा कि क्यों सर बढ़ेगा, क्या उसके पीछे रीजन है। तो आप जानते हैं, इस बात की जानकारी आपको है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। आप 11th में पढ़े काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में 5th चैप्टर में कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट में आप पढ़े थे एक टर्म काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग को इस बात की जानकारी मिली थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिजन होगा, पार्टिकल का साइज छोटा होते चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें बहुत आसानी से वो फिट कर जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है उसमें वो बहुत आसानी से फिट कर जाएगा, और हम लोग कह देते हैं कि हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल का रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, और सॉलिड पार्टिकल का रेट ऑफ कॉलिजन अगर इंक्रीज करता है, सॉलिड पार्टिकल के अगर रेट ऑफ कॉलिजन इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल जो है वो आपस में टकरा करके जो है पार्टिकल में आपस में टकरा के कोलाइड करके जो है वो पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा, और ये पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है उसको ये जा करके भर देंगे, फिट कर जाएंगे उसमें। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जिसको आप वॉइड के नाम से जानते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं, उसमें ये जाकर फिट कर जाएगा, और आप लोग कह दीजिएगा कि हमारा शुगर या सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो गया। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। So as kinetic energy increases, rate of collision increases. Collision काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा होगा, पार्टिकल आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मोशन के कारण देखने को मिलता है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन के कारण जो हमको एनर्जी देखने को मिलता है उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल में कॉलिजन ज़्यादा होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल के साइज स्मॉलर होते चले जाएंगे, और उसके बाद फाइनली हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो सॉलिड पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा कि वो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जाकर फिल करेगा, और जिसके कारण हम लोग कह देंगे कि हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो किसी सूटेबल सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल हो गया, यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट दी सॉल्युबिलिटी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, प्रेशर भी हैं, प्रेशर भी अगर किसी गैस पार्टिकल को अगर हमको जो है वो सुटेबल सॉल्वेंट में किसी गैस पार्टिकल को अगर हमको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाना है तो वहाँ पर भी हम लोग प्रेशराइज्ड कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, सील्ड बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, हाईली प्रेशराइज्ड बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस गैस पार्टिकल को जो है वो आसानी से जो है वो लिक्विड में हम जो है वो डिसॉल्व करवा सकें। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास जो है वो एक सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है, और उसमें जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में जस्ट ये सॉल्यूशन है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जब बाजार से खरीद कर लाते हैं तो वो अंडर प्रेशर रहता है, अंडर हाई प्रेशर रहता है। रीज़न यही है कि वाटर जो है वह यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, ये CO2 जो है वो गैसेस स्टेट में है, और इस गैसेस स्टेट वाले मॉलिक्यूल को हमको वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करवाना है। इस गैसेस स्टेट वाले मॉलिक्यूल को हमको इस वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करवाना है। दोनों का स्टेट सेम तो है नहीं। अब करते क्या है कि इसके ऊपर कंटेनर, जिस कंटेनर में CO2 को हम लिए हैं और वाटर को लिए हैं, उसका प्रेशर हाई करते हैं। आपको पता है किसी भी गैस पार्टिकल को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, किसी भी गैस पार्टिकल को अगर लिक्विड स्टेट में, ये गैस पार्टिकल है मेरे पास और हम चाहते हैं कि इसको लिक्विड स्टेट में लाएं, ये हमारा कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। तो किसी भी गैस पार्टिकल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हाई प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। किसी गैस पार्टिकल को अगर लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो बाजार से आप जाते हैं कोल्ड ड्रिंक, बाजार में अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप जो है वो कहते हैं कि चिल्ड वाला दीजिएगा। रीज़न है कि टेम्परेचर कम होगा चिल्ड वाले में,
और प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। आप बॉटल खोलते भी हैं तो देखते होंगे प्रेशर रिलीज़ करता है, एक स्पेशल टाइप का साउंड क्रिएट होता है। आप ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर वहाँ से रिलीज़ होता है। तो प्रेशर जो है वो हमारा हाईली रहता है, प्रेशर हाई रहता है और टेम्परेचर लो रहता है। तो प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, तो ये गैस पार्टिकल अब गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा, कौन से स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। वाटर पहले से ही कौन से स्टेट में था? लिक्विड। ये CO2 अब गैसियस स्टेट में नहीं रहा, कौन से स्टेट में कन्वर्ट कर चुका है? ये लिक्विड स्टेट। दोनों का स्टेट सेम कि डिफरेंट? सेम। और दोनों का स्टेट सेम, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, बहुत आसानी से दोनों जो है वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा। यही कारण है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आपको जो है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो है वो आपको उस कोल्ड ड्रिंक का जो है वो टेस्ट आपके लिए फेवरेबल लगता है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड लगता है। आप बॉटल भी 3 तरह का आता है, देखते हो कोल्ड ड्रिंक का भी बॉटल 3 तरह का, ग्लास वाला बॉटल, प्लास्टिक वाला बॉटल, केन वाला आता है। केन वाले का सबसे अच्छा टेस्ट होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो अंडर सबसे हाई प्रेशर रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी में एग्जर्ट किया जाता है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा, इस गैस पार्टिकल का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का चांसेस उतना ज़्यादा होगा। जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा, वाटर पहले से ही लिक्विड स्टेट में था, दोनों का स्टेट सेम हुआ, लाइक डिजॉल्व लाइक, और जिसके कारण आपको टेस्ट फेवरेबल लगता है। आप इस बात को और भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल खरीद कर लाइए और उसको ग्लास में डाल दीजिए, और ग्लास में डालिएगा तो देखिएगा बहुत सारा नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ जाते रहता है। वो बबल्स CO2 का रहता है, वो बबल्स CO2 का रहता है, वो CO2 का हमारा बबल्स रहता है। और किसी भी अगर किसी लिक्विड में आप एयर अगर ब्लो कीजिएगा तो CO2 फिर से अपने नॉर्मल प्रेशर आने लगता है और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, तो किसी भी लिक्विड में अगर आप एयर को ब्लो कीजिएगा तो वो बबल्स के फॉर्म में दिखेगा। यही कारण है कि नीचे से बहुत सारा बबल्स ऊपर की तरफ जाते रहता है। इस चीज़ को और भी ऑब्जर्व किएगा। अगर एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप खरीदें और उसको 1 सप्ताह करके पीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा पी करके जो है वो देखिए, आप देखिएगा लास्ट वाला जो कोल्ड ड्रिंक होगा ऑलमोस्ट मीठा पानी लगेगा। उसके पीछे रीज़न है कि CO2 उसका सारा जो है वो कंटेनर से एस्केप कर चुका है और आपको टेस्ट फेवरेबल नहीं लगता है, अब तो वो जस्ट मीठा पानी है। रीज़न यही है कि वहाँ से CO2 जो है वो एस्केप कर चुका है। CO2 अब उस बॉटल में बचा नहीं। CO2 जो है वो नॉर्मल प्रेशर पर जैसे ही आएगा तो वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो धीरे धीरे बॉटल से ही आपके ग्लास से जो है वो एस्केप कर चुका है। तो उसका टेस्ट जो होगा वो आपके फेवरेबल नहीं लगेगा, अब उतना कंसनट्रेटेड नहीं लगेगा जितना पहले कंसनट्रेटेड था। तो ये सारी कहानी है सॉल्युबिलिटी की। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी हमारा डिपेंड करता है। हम लोग सारे एक एक करके फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि सॉल्युबिलिटी हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन को 2 टाइप से क्लासिफाई कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम लोग जो है वो सॉल्यूशन को 2 टाइप से क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए होता क्या है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दिया है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जो कहानी होगी, ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की जो कहानी होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को हम लोग देखेंगे लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले ही टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, क्योंकि इस बात की जानकारी आपको है कि सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारा इफेक्ट होता है टेम्परेचर के बेसिस पर। टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं हमारा सॉल्युबिलिटी जो होगा वो चेंज करेगा, इसलिए सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। अगर 11th में S ब्लॉक अगर आप पढ़े होंगे, वहाँ पर NaCl के बारे में पढ़े होंगे, तो NaCl के बारे में बताया गया होगा, सॉल्ट के बारे में बताया गया होगा। बिल्कुल हम तो बताए थे, हमको याद है, हम बताए थे S ब्लॉक में, वहाँ पर बताए थे जब NaCl पढ़ा रहे थे तो, कि 36 ग्राम ही NaCl मैक्सिमम जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर में। 36 ग्राम के बाद घुलना वो बंद कर देगा। तो हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल का एडिशन फर्दर नहीं कर सकते हैं,
टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कह देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमारा एग्जांपल हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर विथ 36 ग्राम ऑफ NaCl। मैक्सिमम हम लोग जो है वो 36 ग्राम NaCl ही डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम पानी में। अब ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा होगा, चलता होगा कि 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम नमक नहीं घुलेगा, नहीं जी, नहीं डिजॉल्व होगा। 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम नमक नहीं डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। 36 ग्राम में ही वो सेचुरेटेड हो जाता है। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को ही कहते हैं जिसमें नो मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल का एडिशन नहीं कर सकते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आपको बताया गया कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर 36 ग्राम ऑफ NaCl मिला रहे हैं तो ये अब जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसमें और NaCl अगर हम डिजॉल्व करवाना चाहें 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर NaCl डिजॉल्व करवाना चाहें तो अब डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन किसके टाइप का हो गया, सैचुरेटेड का। सैचुरेटेड का ये एग्जांपल हो गया, ये सैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। अब इसमें और सॉलिड पार्टिकल आप चाह करके भी नहीं घुला सकते हैं, हाँ घुला सकते हैं, डिजॉल्व करवाना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। टेम्परेचर को चेंज कीजिए, टेम्परेचर को बढ़ाइए, घुलेगा। टेम्परेचर को चेंज कीजिए ना, ये ऑर्डिनरी वाटर के साथ है, नॉर्मल कंडीशन पर जो वाटर है वो। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल के बीच कॉलिजन बढ़ेगा, पार्टिकल का साइज छोटा होते चला जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को आसानी से ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन 36 ग्राम अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर है हमारा, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ NaCl 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व होगा मैक्सिममली। अब इसके बाद जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व, no more solute particle can be dissolved at constant temperature. So those solution are called as saturated solution in which no more solute particle can be dissolved at constant temperature, then that solution will be called as saturated solution. इसका मतलब कि हम लोग 100 ग्राम पानी में अगर 36 ग्राम ऑफ NaCl मिलाते हैं तो इसके बाद ये सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन बन चुका है, सैचुरेटेड। इसका मतलब 36 से 37 नहीं कर सकते हैं, 38 नहीं कर सकते हैं। अब NaCl का अमाउंट 37, 38 नहीं कर सकते हैं। आ रहे हैं हम अनसेचुरेटेड पर। पानी में अल्कोहल मिलाइए ना, किसी भी रेशियो में मिलेगा। पैक लगाने वाले देखते होंगे कि अलग अलग कंटेंट ऑफ वाटर लेते हैं। पैक लगाने वाले अलग अलग कंटेंट में वाटर लेते हैं, किसी का लेवल कम रहता है, किसी का लेवल ज़्यादा रहता है। पानी में अल्कोहल मिलाइए, देखिए वो किसी भी एक्सटेंट में डिजॉल्व होगा, अनसेचुरेटेड। यानी कि दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों लिक्विड स्टेट में दोनों का नेचर एक जैसा रहा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, घुलते चला जाएगा। आप एक बॉटल ले लीजिए अल्कोहल, उसमें 1 गिलास पानी मिलाइए, अल्कोहल का ही अमाउंट ज़्यादा कर दीजिए, वाटर का अमाउंट कम कर दीजिए, क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, बहुत हाईली कंसनट्रेटेड होगा। किसी किसी को बिना पानी का जरूरत भी नहीं है, किसी किसी को तो वो प्योर अल्कोहल ड्रिंक करना चाहता है। उस तरह का एब्सोल्यूट, उसको उस अल्कोहल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, जहाँ पर अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और हमारा जो है वो वाटर का अमाउंट जो हो, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम हो, ऐसा भी हो सकता है। आप वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा ले लीजिए, 2-4 बूंद। आप जो होम्योपैथिक दवा जो यूज़ करते हैं वो क्या है, एक अल्कोहल का फॉर्म है, वो अल्कोहल का फॉर्म है, वो एक अल्कोहल का फॉर्म है। आप देखते होंगे होम्योपैथिक दवा कभी भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि 2-4 ठेपी पी लेना, नहीं, बहुत कड़वा रहता है, वो ऐसा नहीं डॉक्टर सजेस्ट करता है कि 2-4 ठेपी, या दिया एक छोटा सा कंटेनर, बोला एक के बार में, नहीं, वो हाईली कंसनट्रेटेड रहता है। आपको देखते होंगे अगर वो बोलता भी है, सजेस्ट करता भी है, तो मैक्सिमम बोलता होगा 10 ड्रॉप जो है वो इसमें डालना, इतने कप पानी में, एक छोटा सा कप पानी में जो है वो 10 बूंद डालना, तो कंसंट्रेशन के लेवल को वहाँ कम रखता है। तो हम लोग वैसे
सॉल्यूशन को अनसेचुरेटेड कह देंगे और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग अनसेचुरेटेड कह देंगे इन विच मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, वाटर में अल्कोहल मिलाते जा रहे हैं, यानी कि वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन जो होगा, वाटर एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन जो होगा, वाटर प्लस अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होगा, अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अनसेचुरेटेड बोले किसको? तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोले इन विच मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपके यहाँ से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप के सॉल्यूशन आए, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा दो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के दो टाइप हुए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब एक एक करके हम लोग फैक्टर देखना चाहते हैं कि हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता किस फैक्टर पे है और किस फैक्टर पर नहीं करता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन दोनों का आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, अब एक एक करके हम लोग फैक्टर को देखना चाहते हैं कि हाँ कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। एक एक फैक्टर हम लोग देखना चाहते हैं ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड। तो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं। सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी हमारा जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर बात करें डिपेंड करने की कंडीशन को, तो सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर हमारा सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करना चाहते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर के ऊपर हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है या नहीं। बिल्कुल करता है। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर दो तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो पोलर नेचर, अगर देखना चाहें सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हम देखना चाह रहे हैं तो एक हमारा होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर। NaCl पोलर है और शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, these are non polar molecule। NaCl, KCl, K2SO4 ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं। पोलर तो सॉलिड पार्टिकल का नेचर दो तरह का, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। सॉलिड पार्टिकल के अगर नेचर की बात करें तो दो तरह का होगा, एक तो हमारा पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर, अब चलिए इन दोनों को हम डाल दिए वाटर में, इन दोनों को हम डाल दिए वाटर में, और वाटर के बारे में हम लोग को जानकारी था कि ये पोलर है। वाटर हमारा पोलर कैसे है, ये टूट जाता है H+ OH- में। या फिर पोलर होने के पीछे रीज़न और भी है कि वाटर में जो है वो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी ये पोलर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी पोलर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वाटर जो है वो डिसोसिएट कर जाता है H+ OH- में। ये कैसे पोलर है इसके बारे में आपको जानकारी है। Na को आप तोड़ करके लिख सकते हैं Na+Cl-। जरा ग्लूकोज को तोड़ करके लिखिए ना हमको, क्या कैटायन और एनायन में आप लिख पाते हैं? नहीं, हम लोग पीछे पड़े हैं। ग्लूकोज का, शुगर का और यूरिया का, सबका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितने के बराबर? 1 के बराबर। और जिसका भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 के बराबर होगा, इट नाइदर अंडरगोज एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो ये लोग नॉन पोलर हैं, ये पोलर हैं। वाटर में कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगा? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो वाटर का नेचर किसके से मिल रहा है, पोलर से कि नॉन पोलर से? पोलर से, पोलर से मिल रहा है। वाटर का नेचर जो है वो पोलर से मिल रहा है। वाटर का जो नेचर है वो पोलर से हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट एराइज कर जाएगा, यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट एराइज कर जाएगा। तो नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दो टाइप से नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्लासिफाइड होंगे, एक तो पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर का सॉल्युबिलिटी पोलर में ज़्यादा, नॉन पोलर का सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ रूल दैट लाइक डिजॉल्व लाइक।
तो फिर कहिएगा कि इन सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा, बेंजीन। बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेंजीन हमारा। बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और इस बात की जानकारी अगर आप पढ़े 11th में हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर बेंजीन के बारे में बताया गया था कि बेंजीन इज अ सिमेट्रिकली बैलेंस मॉलिक्यूल। नॉन पोलर इसलिए है, ये नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है। ये सिमेट्रिकली बैलेंस मॉलिक्यूल है और यही कारण है कि इसमें कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। इसमें जो भी रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नॉर्मल कंडीशन पर एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं शो करता है। रीजन उसके पीछे है कि बेंजीन इज अ सिमेट्रिकली बैलेंस मॉलिक्यूल। बेंजीन जो है वो हमारा सिमेट्रिकली बैलेंस मॉलिक्यूल है और बैलेंस होने की वजह से इसके स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देने का काम किए थे केकुली, और इसकी खोज हुई थी सबसे पहले माइकल फैराडे के द्वारा, और इसके स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने का काम किए थे केकुली। और वहीं पर हमारा बताया गया था कि बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैव 0 डायपोल मोमेंट। ये सिमेट्रिकली बैलेंस मॉलिक्यूल है, सो इट नाइदर अंडरगोज एडिशन रिएक्शन रादर इट गोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। चलिए वो हमारा ऑर्गेनिक में देखे थे हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो बेंजीन है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 है। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों का नेचर सेम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये पोलर, इन दोनों में अगर एक दूसरे को डिसॉल्व करवाएं तो इन दोनों का सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में ज़्यादा होगा क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो पहला फैक्टर जो है वो हमारा नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर हम लोग देखना चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है। तो देख पा रहे हैं कि पोलर सॉलिड पार्टिकल हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट whereas non-polar solid particle have greater solubility in non-polar solvent because it is ruled that like dissolve like। तो पोलर का सॉल्युबिलिटी, पोलर की सॉल्युबिलिटी पोलर में ज्यादा, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट। और नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी, नॉन पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर because it is rule that like dissolve like, like dissolve like, ये बात याद रखेंगे, like dissolve like। आप खुद सोचिए ना, सब हिंदी वाले समझने वाले बैठे हुए हैं। आप लोग जो है वो 40 बच्चे बैठे हुए हैं और सब लोग को हिंदी समझ में आती है। आप लोग सब आपस में गप करने के लिए आप लोग को छोड़ दिया गया। आप लोग के बीच एक ऐसा बच्चा को ला करके जो है वो आप लोग के बीच एक ऐसे बच्चे को बैठा दिया गया जो हिंदी नहीं समझता है। आप तो समझते ही हैं, क्या बोलेंगे सर। एक ऐसे बच्चे को बैठा दिया गया जो चाइनीज समझता है आप लोग के बीच। क्या आप लोग से वो इंटरेक्ट होगा ना? तो पता ही है आपको कि क्यों नहीं इंटरेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग का सबका नेचर एक जैसा है। आप लोग एक तरह के सॉलिड पार्टिकल हैं। वहाँ पर सबका आप लोग का नेचर जो है वो लाइक है, लेकिन उसका अनलाइक है। वो अपने जैसा पार्टिकल को खोजेगा इसे डिसॉल्व होने के लिए, घुलने के लिए, घुलने मिलने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। तो पोलर है तो सॉल्युबिलिटी होगा पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर है सॉलिड पार्टिकल तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये रूल बनाया गया है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। इट इज रूल दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर सॉलिड पार्टिकल हैव greater solubility in polar solvent and non-polar solid particle have greater solubility in non-polar solvent because it is ruled that like dissolve like। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो NaCl, KCl, K2SO4 will be highly soluble in water because both have polar nature, whereas molecule like sugar, glucose and urea have greater solubility in non-polar solvent like benzene, chloroform, carbon tetrachloride
बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर। ये क्लियर है बात, उसको नोट कीजिए। दूसरा फैक्टर हमारा होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर हमारा जो होगा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा हमारा सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी हमारा जो है वो डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी। दूसरा फैक्टर हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर दो तरीके का, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट का नेचर दो तरीके का, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। बहुत सारा दिमाग पीछे, बहुत लोगों को सर वोलाटाइल क्या होता है, सर नॉन वोलाटाइल क्या होता है। एक बात बताइए, किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, किसी ऐसे सब्सटेंस के बारे में आप जानते हैं जो इटसेल्फ वेपर में बदल जाता हो? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिथाइलेटेड स्प्रिट, मिथनॉल, थिनर जो यूज करते हैं आप कॉटन में लगाते हैं थिनर को, कुछ देर के बाद देखते हैं कॉटन फिर से ड्राई हो गया, वो खुद से वेपर में बदल जाता है, मिथाइलेटेड स्प्रिट। आप किसी जगह पर, किसी सरफेस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को गिरा दीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ देर के बाद वो जो है, अगर एक सरफेस लिया आप, साइड में जो है वो एक जगह आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को गिरा दीजिए, पेट्रोल को, और उसी सरफेस पर दूसरे साइड जो है वो वाटर को गिरा दीजिए। कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा वाटर का कंटेंट वहाँ पर रहेगा, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो वो उस सरफेस से एस्केप कर चुका है, क्योंकि वो नेचर में वोलाटाइल है। तो जिसकी वेपर में बदलने की टेंडेंसी इटसेल्फ होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जो वेपर में बदल जाता है, वेपर में तो वाटर भी बदलेगा लेकिन टेम्परेचर राइज होने पर, तो वेपर में बदलने की जिसकी टेंडेंसी इटसेल्फ होगी वो वोलाटाइल, और जो हीट करने के बाद वेपर में जो बदलेगा वो नॉन वोलाटाइल। तो वेपर में जिसकी बदलने की टेंडेंसी इटसेल्फ होगी वो वोलाटाइल, और जिसको हीट करने पर वेपर में बदला जा सकेगा वो नॉन वोलाटाइल। तो गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर इटसेल्फ, गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट इटसेल्फ, खुद से जो बदल जाएंगे वेपर में। मिथाइलेटेड स्पिरिट हो जाएगा एग्जांपल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, नॉन वोलाटाइल, get converted into vapor state after heating to certain temperature। नॉन वोलाटाइल, आप वाटर को ही ले लीजिए एग्जांपल में, वाटर को ही ले लीजिए, H2O को ही, मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया CH3OH। देख लीजिए, तो आपके सॉल्वेंट के नेचर कितने टाइप के, वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। हम यहाँ पर एक कंटेनर लिए, इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल ए लिए, सॉल्यूट पार्टिकल ए, और इसमें हम डाल दिए CH3OH। ये दूसरा, हम सॉल्यूट पार्टिकल ए ही ले रहे हैं इसमें भी, लेकिन इसमें जो है वो हम H2O डाल दिए हैं। ये वोलाटाइल है, ध्यान दीजिएगा इधर, और ये नॉन वोलाटाइल है। आपको इस बात की जानकारी है, ये वोलाटाइल है तो कुछ देर के बाद ये कंटेनर से एस्केप कर जाएगा, लेकिन ये हमेशा कंटेनर में ही मौजूद रहेगा। अब ये जब कंटेनर से एस्केप कर जाएगा तो कुछ देर के बाद ये सिर्फ प्योर फॉर्म में बच जाएंगे, और ये कंटेनर से एस्केप नहीं करेगा तो इस सॉल्यूट पार्टिकल का वाटर में मौजूद रहने का टेंडेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मोर होगा, मोर सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पर होगा लेस सॉल्युबिलिटी या नो सॉल्युबिलिटी।
लेस सॉल्युबिलिटी या फिर नो सॉल्युबिलिटी। हम बोले कि सॉल्वेंट का नेचर दो तरह का, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट का नेचर दो तरीके का, एक वोलाटाइल दूसरा नॉन वोलाटाइल। जो खुद से वेपर में बदल जाए वो वोलाटाइल, जो इटसेल्फ वेपर में बदलने की टेंडेंसी रखेगा वो वोलाटाइल, जो हीट करने के बाद वेपर में बदलेगा वो नॉन वोलाटाइल। तो सॉल्वेंट का नेचर दो तरीके का, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्वेंट में हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट ले रहे हैं, एक ऑर्गेनिक हमारा सॉल्वेंट है, और हमारा नॉन वोलाटाइल में हम वाटर ले रहे हैं जो कि हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। अब एक दो कंटेनर हम लिए, दोनों में सॉलिड पार्टिकल हमारा सेम है, एक में डाल दिया मिथाइलेटेड स्पिरिट को और दूसरे में डाल दिया वाटर को। मिथाइलेटेड स्पिरिट तो वोलाटाइल है, कंटेनर में डालेंगे, कुछ देर के बाद वो कंटेनर को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। कुछ अगर पार्टिकल उसके बच भी जाते हैं तो वो हमारा जो है वो सॉलिड पार्टिकल ए के साथ बहुत कम डिजॉल्व होगा, इसलिए क्योंकि उसके जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो कंटेनर से एस्केप करके बाहर आ गए हैं, वो खुद से वेपर में बदल गए हैं। तो जो वोलाटाइल होगा वो कंटेनर में रहेगा ही नहीं, तो सॉलिड पार्टिकल को अपने में डिजॉल्व करवाएगा कहाँ से। लेकिन यहाँ पर ये वाटर डाला गया है, ये बहुत देर तक हमारे कंटेनर में सॉलिड पार्टिकल के साथ मौजूद रहेगा, और यही कारण है कि ज़्यादा देर तक मौजूद रहने के कारण इस सॉलिड पार्टिकल ए का वाटर में डिजॉल्व होने का टेंडेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये तो रहा ही नहीं कंटेनर में, ये तो कंटेनर से एस्केप कर गया, ये तो वोलाटाइल था, कंटेनर को छोड़ करके बाहर चला गया इसका पार्टिकल। लेकिन वाटर का पार्टिकल के साथ तो ऐसा नहीं होगा, वाटर का पार्टिकल उसमें कुछ देर तक मौजूद रहेगा, और कुछ देर तक मौजूद रहेगा, कुछ देर तक क्या सर्टेन एक्सटेंट तक मौजूद रहेगा, और मौजूद रहने के कारण जो है वो वहाँ पर जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। वो सॉलिड पार्टिकल ए जो है वो वाटर में डिजॉल्व होने की ज़्यादा टेंडेंसी शो करेगा। तो पोलर की सॉल्युबिलिटी वोलाटाइल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कि नॉन वोलाटाइल की? वोलाटाइल तो रहेगा ही नहीं जी कंटेनर में, वो तो खुद से वेपर में बदल जाएगा, तो वोलाटाइल रहेगा ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा, वोलाटाइल का कि नॉन वोलाटाइल का? तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल बिकॉज इट हैव लेस एस्केपिंग टेंडेंसी। सरफेस को छोड़ने की टेंडेंसी, सरफेस को एस्केप करने की टेंडेंसी उसकी कम की ज़्यादा। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि वाई नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, it have greater solubility, it have greater solubility it have greater solubility as compared to non volatile, as compared to volatile solute particle as compared to solid particle नहीं, as compared to volatile solvent particle because it has less escaping टेंडेंसी। escaping टेंडेंसी, सरफेस को छोड़ने की क्षमता नॉन वोलाटाइल की कम है या ज़्यादा? कम है। अगर ज़्यादा होती तो फिर वोलाटाइल उसको बोलते हैं। वोलाटाइल वैसे पार्टिकल जो खुद से वेपर में बदलते हो, ये तो सरफेस को छोड़ेगा ही नहीं, और सरफेस को छोड़ेगा अगर नहीं, नॉन वोलाटाइल सरफेस को छोड़ेगा ही नहीं, तो मोर सॉल्युबिलिटी की लेस सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी। यानी कि हमारा अगर सॉल्वेंट के नेचर की बात करें तो कितने टाइप का? दो, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। सरफेस को जल्दी कौन छोड़ेगा? वोलाटाइल। सरफेस को देर से कौन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कंटेनर में ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा, और ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा तो उसका सॉलिड पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका लेस एस्केपिंग टेंडेंसी है। लेस एस्केपिंग टेंडेंसी है, वोलाटाइल वाले का मोर एस्केपिंग टेंडेंसी है, इसका लेस एस्केपिंग टेंडेंसी है। लेस एस्केपिंग टेंडेंसी होने के कारण जो होगा वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल जो होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा वो अपने में सॉल्यूट को ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। यही कारण है कि यहाँ पर मोर सॉल्युबिलिटी और यहाँ पर लेस सॉल्युबिलिटी। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। governed by
ली चैटलियर प्रिंसिपल ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़े थे आप 11th में इक्विलिब्रियम में। ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में आप 11th में पढ़े थे। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर। वहाँ पर हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करना सीखे थे, कब फॉरवर्ड होगा कब बैकवर्ड होगा, इक्विलिब्रियम में 11th में हमारा था। यहाँ पर जो है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में ये बताते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें तो रिएक्शन का जो नेचर होता है वो दो तरह का होता है। रिएक्शन का जो नेचर होता है वो कितने तरह का होगा? दो तरह का। एक तो एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। आप जानते हैं पहले से ही, जहाँ एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर आप थोड़ा बहुत भी याद कीजिएगा तो ये कहते थे डेल्टा एच को इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ये एनर्जी ही होता था, लेकिन एक स्पेशल टाइप का एनर्जी था, इसको बोलते थे चेंज इन इंथैल्पी। और डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता था और यहाँ पर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। इस प्रिंसिपल के अनुसार कहा गया, इस प्रिंसिपल में इस बात की जानकारी दी गई, इस प्रिंसिपल में कहा गया टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। फिर से वही बात, क्यों इंक्रीजेज क्यों डिक्रीजेज? टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो पार्टिकल के साइज कोलाइड करने के बाद स्मॉलर होते चले जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें बहुत आसानी से ये फिट कर जाएंगे। तो अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक कहने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, वैसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक बोल देते हैं जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होता हो, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो हेंस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। टेम्परेचर यहाँ पर अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर कहिएगा यहाँ सॉल्युबिलिटी घटा क्यों सर? क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा एनर्जी बाहर में रिलीज करना शुरू कर देगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी नहीं मिलेगा बाहर, तो उसका एनर्जी और तेज़ी से बाहर निकलना शुरू हो गया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जिस कंटेनर में ये हमारा केस हो रहा होगा वहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो भी और वहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी था वो एनर्जी भी कंटेनर से बाहर आ जाएगा। टेम्परेचर हम लोग दिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो अपने सराउंडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी को भी बढ़ाएगा। लेकिन ये हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी क्या होना है? रिलीज्ड। तो पहले जितना रिलीज हो रहा था, जब हम हीट एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसेस होगा वो और फास्ट हो जाएगा, और वहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का भी एनर्जी जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। और एक्सपेल्ड आउट होगा
तो एनर्जी कम होने की वजह से वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, अगर होगा भी तो इंटरेक्शन बहुत कम होगा, जिसके कारण यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का काम कौन किए, किसके प्रिंसिपल के थ्रू किया गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू किया गया। इसको एक्सप्लेन करने का काम ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू किया गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू किया गया, जिसमें बताया गया कि रिएक्शन का नेचर कितने टाइप का, दो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, हेंस सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेज। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा एंड मोर पार्टिकल्स विल बी एक्सपेल्ड आउट, हेंस एनर्जी गेट डिक्रीज, हेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल गेट डिक्रीज एंड हेंस सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। तो ये हमारा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो होगा वो हमारा लैटिस एनर्जी। सबसे पहले लैटिस एनर्जी होता क्या है, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। लैटिस एनर्जी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो रिलीज होगा जब एक मोल कटायन एंड एक मोल का एनायन आपस में इंटरेक्ट करेगा। कटायन के ऊपर प्लस चार्ज, अनायन के ऊपर माइनस चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज है। अट्रैक्शन की रिपल्सन, अट्रैक्शन, एक मोल हमारे पास कटायन है, एक मोल हमारे पास अनायन है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और जितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, दैट रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, पार्टिकल उतना कॉम्पैक्ट होगा और पार्टिकल जितना कॉम्पैक्ट होगा उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना उतना मुश्किल होगा। तो लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर, लैटिस एनर्जी का वैल्यू जितना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतना कम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कटायन गेट इंटरेक्टेड विथ 1 मोल ऑफ एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक मोल कटायन तो कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक मोल एनायन उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। ये जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो एनर्जी रिलीज कर चुका है, यानी कि उसके पास अब एनर्जी खुद का कम बचा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी रिलीज कर चुका है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज कर दिया, इसका मतलब उसके पास, अगर मेरे पास मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है और उसमें से हम जो है वो 80 जूल रिलीज कर चुके हैं, कोई दूसरा मेरे जैसा ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और वो जो है वो 50 जूल एनर्जी रिलीज किया, उसके पास 50 बचा हुआ है, 100 था तो दोनों के पास तो हम ज़्यादा स्टेबल होंगे। मेरे पास बचा 20 है मात्र, उसके पास 50 बचा हुआ है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, मोले से स्टेबल होगा, हम मोर स्टेबल होंगे, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पढ़े थे आप 11th में, पढ़े हैं ये बात 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। तो लैटिस एनर्जी को बोल रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of cation get combined with 1 mole of anion, 1 mole of cation get combined with 1 mole of anion
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोले कि लैटिस एनर्जी हाई, लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल कॉम्पैक्ट होगा, और किसी सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लेस होगी। तो लैटिस एनर्जी हाई, सॉल्युबिलिटी लेस, ये बात याद रखेंगे। और पांचवा हमारा टर्म है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी। हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, वाटर के लिए, फॉर अदर सॉल्वेंट, फॉर अदर सॉल्वेंट it is called as solvation energy, called as solvation energy, solvation energy, ये solvation energy कहलाएगा। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी, और वाटर को रिप्लेस करके अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले ले तो वहां पर वर्ड यूज होगा सॉल्वेशन एनर्जी। होता क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि पानी में अगर शुगर को डालते हैं तो वो इटसेल्फ डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है, अपोजिट है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। अगर उस वाटर में शुगर को डिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर को बढ़ाइए इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो ये जितना हीट एनर्जी चाहिए ताकि आपका सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो जाए, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसॉल्विंग अ सॉलिड पार्टिकल इन सुटेबल सॉल्वेंट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for dissolving solute particle in suitable solvent। किसी suitable solvent में solute particle को dissolve करवाने के लिए जितना हम heat energy का एक requirement, जितना heat energy का हमारा requirement होगा, that required amount of heat energy is called as hydration energy। अगर water है तो hydration, और अगर दूसरा solvent है तो solvation energy। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बोर्ड पर हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। बोल देते हैं एक डेफिनेशन को 3-4 बार, फिर भी अगर एक दिन लेट हो जाए तो 100 मैसेज पहुंच जाते हैं कि आज लगता है सर पीडीएफ नहीं बनाएंगे। पीडीएफ खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। एक दिन लेट हो गया, सर पीडीएफ का क्या है, भूल गए क्या? नहीं जी, भूले नहीं है। वीडियो बनाना, वीडियो कैसे सिस्टमेटिक बनेगा, उसको यहाँ तो हेल्प करने के लिए जो हो विशाल बगल में रह रहे हैं, इसलिए बहुत सारा वीडियो वही एडिट करते हैं। हम तो कुछ नहीं, हमको तो सिर्फ पढ़ाना रहता है, तब हम इतना रिलैक्स हैं। नहीं तो अगर वीडियो हमको एडिट करना होता तो पहले तो होता ही नहीं। अगर किसी तरह से कर भी देते तो ये क्वालिटी नहीं मिलता जिस क्वालिटी आप देख रहे हैं। तो विशाल का इसमें जो है वो वीडियो जो बन रहा है उसमें 10% सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन है, बाकी 90% विशाल का ही कंट्रीब्यूशन है। बस हम पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं, बस सारा सेटअप आपको दिख रहा होगा। अच्छा क्वालिटी फिर भी वीडियो का बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं घटिया क्वालिटी है। ये सारा कंट्रीब्यूशन जो विशाल का ही है सारा, बस हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ, बस ये जान लीजिए। पीडीएफ भी जो है वो मेरे राइटिंग में नहीं दिखता होगा, आपको देखते होंगे मेरा राइटिंग नहीं है, तो उसमें भी जो है विशाल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो बनाने में टाइम लगता है, हर चीज़ वो कर रहे हैं तो फिर समझ ही सकते हैं। इसलिए जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम डिफिनेशन बोल रहे हैं और उससे अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपकी सेल्फ एबिलिटी बढ़ेगी। हम तो पीडीएफ बना कर दे दिए, आप उसको पलट के भी नहीं देखते हैं, वो हमसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसा थोड़ी क्या पहली बार जो हम जान रहे हैं आप लोग के बारे में हंस के,
वो ह्यूमन नेचर एक ही जैसा चलता है। वो अलग बात है कि उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी है, लेकिन ह्यूमन नेचर एक ही जैसा चलता है। तो चलिए हाइड्रेशन इंथैल्पी के बारे में या हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में क्या बोले कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल so that it can be dissolved in solvent। किसी सॉल्यूट पार्टिकल को किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, किसी सॉल्यूट पार्टिकल को किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए जितना अमाउंट में हमको हीट एनर्जी चाहिए वो हमारा कहलाएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी। लेकिन सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तब हम लोग वहां पर कह देंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो एनर्जी जितना ज़्यादा चाहिए इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इतना कम है। घुलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, घुलाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी पर नहीं घुल रहा है, कम एनर्जी है तो सॉल्युबिलिटी कम एनर्जी लग रहा है, कम ही एनर्जी में कोई घुल गया, इसका मतलब उसका सॉल्युबिलिटी हाई था तब तो कम एनर्जी में घुल गया। आप पानी में एक कंटेनर लीजिए जिसमें पानी डाल दीजिए, ये पानी दोनों कंटेनर में लीजिए, एक में नमक डाल दीजिए दूसरे में चीनी, कम एनर्जी किसको लगेगा घुलाने के लिए? नमक को। ऑफ कोर्स नमक जल्दी घुल जाएगा। इसका मतलब इसका एनर्जी कम लग रहा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको, इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी कम था। तो इसका मतलब सीधे कंक्लूजन ये निकला कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, शुगर को ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। NaCl को कम लग रहा है एनर्जी क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है। क्यों वाटर में ज़्यादा है NaCl की सॉल्युबिलिटी? क्योंकि दोनों का नेचर पोलर है, और दोनों का नेचर पोलर है तो दोनों का नेचर सेम है, और दोनों का नेचर सेम है तो हम लोग पीछे पढ़े एक फैक्टर लाइक डिजॉल्व लाइक, और लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों का नेचर सेम, इसलिए एक दूसरे में सॉल्युबल होने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो हाइड्रेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए चाहिए। किसी सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल को अगर डाल करके छोड़ दें तो कोई जरूरी नहीं कि वो घुल जाएगा। अब अगर उसको घुलाना है उसको, तो जितना अमाउंट में एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारा कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी, बशर्ते वो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल, बशर्ते वो हमारा सॉल्वेंट वाटर हो। लेकिन अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट, आप कहिएगा वाटर नहीं लेंगे हम, दूसरा सॉल्वेंट लेंगे, तो फिर वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए आता है। अगर यहाँ वाटर नहीं लेंगे हम लोग सॉल्वेंट के रूप में, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लें, बेंजीन, कोई और दूसरा सॉल्वेंट ले लें, किसी और दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, तो वहां पर हमारा वर्ड जो हो जाएगा वो सॉल्वेशन एनर्जी। यानी कि बोले कि हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to solubility। ये ज़्यादा तो ये कम। तो ये 5 फैक्टर हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब अगले क्लास पूरा एक वीडियो कंप्लीट जो है वो लगेगा आपका, जो है वो हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और साथ में उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक पूरा वीडियो लगेगा। इसके बाद जो है वो 2 वीडियो और बच जाएंगे आपके, जिसमें एक रॉल्ड्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और एक में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइसोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ेंगे। और तब उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 2-3 वीडियो और उसके बाद अपलोड करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे आपके सामने। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जेई का, नीट का, सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके, ताकि आप पढ़ें तो लगे कि हाँ प्रॉपर ढंग से पढ़े उस चैप्टर को। क्लियर है बात? उसके बाद जो है वो फिर सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा, और एक अल्टरनेट में बोलेंगे कि सॉलिड स्टेट चलेगा, और एक अल्टरनेट में जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।